वीकेंड पे इंशाल्लाह देखता हूँ, और वीकेंड आ रहा है तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल, मैं कैचअप कर लूंगा। वो भी आप देख लें। लेकिन ये है कि वैसे अगली क्लास के लिए जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा वो होगा अगला मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल आप पढ़ना शुरू कर देंगे अभी। बट एनीवेज, जिन सही। लोगों ने थर्ड कंप्लीट नहीं किया वो भी कंप्लीट कर लें आप। अगले सेशन में इसके बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। तो सिर्फ थोड़ा सा आपको अटेंशन ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मतलब हम स्पीड तो पिक कर लिया हमने, सही लिख है। जा रहे हैं, कंप्लीट होने वाला है हमारा। जी हाँ, इंशाल्लाह। हाँ, मतलब मसरूफियत में से कुछ थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। जी तैमूर साहब, आपका क्या हाल है और क्या सूरत हाल है? तैमूर साहब जरा माइक अपना अपना अनम्यूट करें तो हमें आपकी आवाज आए। जी सर। अच्छा जी, चलें, जब तक तैमूर साहब मेरा ख्याल है कहीं मसरूफ हैं तो जी काशिफ, पहले आपसे शुरू करते हैं कि चैप्टर तो आपने कंप्लीट पढ़ लिया और बहुत अच्छे तरीके के साथ काफी तफसील से पढ़ लिया। कोई डाउट्स हैं आपके, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, चैप्टर तो मैंने काफ़ी तफसील से पढ़ा है। और फिर मैंने आपकी पुरानी वीडियोस जो दी, जो आपने मतलब कि रखी हुई है, प्रेजेंटेशन भी है आपकी पीएम बॉक 6 की, जी जी। वो भी मैं काफ़ी में गया हूँ। अच्छा। तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने इस जो कोर्स है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कम कर दिया है। बहुत कम अगर कर हम दिया। देखें तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन थी कि किस डेप्थ तक जाना है, क्योंकि पहले जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि 6-7 प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए हुए हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निकल, एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हाँ रिस्क किए हुए हैं। और ये सारी चीजें उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम कर दी हैं। चलो, वो वाला प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का मैट्रिक्स तो है, हाँ। लेकिन आइडेंटिफाई के अंदर भी फिर काफी ज्यादा चीजें कम कर दी हैं, जैसे कि अभी नॉन नॉन अननोन अननोन जी जी और जी। नॉन तीन टाइप्स, ये इस तरह की काफी ज्यादा। तो बिल्कुल कौन सी मतलब कि हमें किस लेवल ऑफ डिटेल, सर, मतलब बात कि ये है, लर्निंग के लिए बेहतर है जितना ज्यादा बंदा पढ़े। बात ये है कि वो जो जो डिटेल सिक्स एडिशन में अवेलेबल है ना, वो सब की सब रिक्वायर्ड है। इन्होंने सिर्फ अपनी किताब का वॉल्यूम कम किया है और ओरिएंटेशन चेंज की है। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखे ना, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। एग्जैक्टली यही बात कि आपको थॉरोली तैयार होना पड़ेगा। अगर रिस्क है तो आपको किसी और किताब से भी अगर जाके रिस्क पढ़ना पड़ता है तो आप पढ़ें और समझें। जब तक आप तसल्ली तरीके से तैयार नहीं होते एग्जाम के लिए तो एग्जाम में खतरा ही खतरा है। बिल्कुल ऐसी। तो मतलब इस बात में ना जाएं कि जी करिकुलम जो नया है उसमें तो बस हमने कवर कर लिया। कवर नहीं किया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। पहले वही मैं करके बैठा हुआ खुश हो रहा था, तो फिर मैंने ये पुरानी आपकी स्लाइड्स देखी से पहले। तो मैंने देखा स्लाइड्स में तो काफी ज्यादा 6 प्रोसेसेस साथ हैं और वो अच्छी तरह डिटेल में आइडेंटिफाई बिल्कुल। किए हुए हैं। जैसे ये डिसीजन मैट्रिक्स है, मैं मिस कर रहा था बल्कि इसमें, क्योंकि हाँ हम हाँ। ये जो डिसीजन मैट्रिक्स है ये करते हैं, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये बिल्कुल। डायग्राम्स बनाते हैं लोगों वाले जो डिसीजन करते हैं इस तरह। तो वो एग्जैक्टली। मैं काफी मिस कर रहा था सिर्फ उस प्रेजेंटेशन में। तो फिर मैं थोड़ी डिटेल में गया तो ये सारी सारी चीजें मौजूद हैं पीछे। सर आप ये देखें कि ये जो नया करिकुलम है ना, ये सतही तौर पे चीजों को पॉइंट करता है। मतलब पहले जितनी तफसील में उन्होंने पहले भी पॉइंट ही किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा ये करो ये करो ये करो, तरतीब बना दी हुई थी। इन्होंने तरतीब तोड़ दी है और उन्होंने कहा जी बस ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर से पता ही होना चाहिए। तो आप इस बात पे फोकस करें कि ये जनाब आपने काम को कंप्लीशन की तरफ कैसे लेके जाना है। तो उन्होंने वो नॉलेज एरिया का ओरिएंटेशन और प्रोसेस की ओरिएंटेशन हटा दी, जिसकी वजह से देखने में तो लगता है कि काम बहुत आसान हो गया, लेकिन दरअसल वो सब नॉलेज जो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से आपके पास होना चाहिए था, वो अभी भी जरूरी है। और वो ये कहते हैं कि भले जहां से मर्जी पढ़ो जाके, जी बिल्कुल। हमारा काम तो नहीं है आपको पढ़ाना। तो वो उस हवाले से आना सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ आपकी ओरिएंटेशन जो एजाइल की तरफ है और जो वो जो प्रिडिक्टिव और उसके दरमियान का फर्क है,
ये अलबत्ता मैं कहूंगा कि नए एडिशन को अगर आप पढ़े 7th एडिशन को, तो वहां आपको ये बड़ी बहुत तफसील से और अच्छे तरीके से कि कौन से प्रोजेक्ट को प्रिडिक्टिव करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को एजाइल करना चाहिए, उसकी तमीज हो जाती है। और खास तौर पे एजाइल को तफसील के साथ आपको समझ आ जाती है कि यार एजाइल होता क्या है और कैसे किया जा सकता है। दैट वाज एक्चुअली ये ओरिएंटेशन वो लोग चेंज करना चाह रहे थे। ठीक हो गया। और सर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल में कोई डिस्कशन नहीं है नए स्लाइड डेक में, तो एटलीस्ट उसके लिए फिर हमें क्या एजाइल की प्रैक्टिस गाइड में जाना पड़ेगा या? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ी आसानी से ये बात बता सकता हूँ, बहुत आसान काम है। देखें, जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी ना, उसमें जो कुछ भी जी होता था, आप यूं समझ लें कि अब वो सब कुछ आपका एक आइट्रेशन में पैक हो गया है, क्योंकि आप तो अच्छा, आइट्रेशन बाय आइट्रेशन चल रहे हैं ना। तो हर बिल्कुल आइट्रेशन ऐसे ही। में वो सभी कुछ होता है, लेकिन मुख्तसरन होता है। मतलब वो इतनी लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट बनाना, ये करना वो करना। देखें, आप यकीन कीजिए, जैसे हम टास्क एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं, उनका सीक्वेंस बनाते हैं, जो कुछ लिखा हुआ है प्रिडिक्टिव के अंदर, जो कुछ तरीकाकार प्रिडिक्टिव का है, वो हम एक आइट्रेशन जो कि 2 हफ्ते की है, उस 2 हफ्ते के टारगेट्स को मीट करने के लिए वो सभी कुछ करते हैं। और ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं, लाजमी बात है। रिस्क आइडेंटिफाई भी करते हैं। उन उन से के 10 एक्टिविटीज हैं, तो उन 10 एक्टिविटीज के अंदर रिस्क। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है कि चूंकि हम बड़े मुख्तसर से मुद्दत में और मुख्तसर सा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देयरफॉर वी आर नॉट लाइकली टू हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिस्क। जब मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करता था, तो उसमें तो बड़ी परेशानी होती थी, बहुत बड़ा काम था रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट इतना बड़ा काम नहीं रह गया। ठीक ठीक है जी। और एक एक तो ये पॉइंट कवर हो गया। दूसरा, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की जहां बात है पूरे प्रोजेक्ट की एजाइल के अंदर, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट बैकलॉग बनता है, तो मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट बैकलॉग बनाने में जो उसकी ऑर्डरिंग है, जो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटाइजेशन। उसकी प्रायोरिटाइजेशन है उसके लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहली बात, प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन वैल्यू। नंबर 2, सीक्वेंस। एंड नंबर 3, रिस्क। जी तो बिल्कुल कहा। हाई लेवल जो रिस्क है, हाई लेवल रिस्क जो बड़े बड़े मोटे मोटे निकालते हैं, अभी तो एक्टिविटीज है ही नहीं ना। उस वक्त जब बिल्कुल प्रोडक्ट बैकलॉग बनता है, एक्टिविटीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब है कि यूजर स्टोरीज को सॉर्ट करने के लिए जो यूजर स्टोरी ज्यादा रिस्की लगती है, कोशिश की जाए कि उसको जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए। दैट इज द पॉइंट। तो वहां रिस्क मैनेजमेंट ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसका मतलब है कुछ तो हम जब स्टेक होल्डर लिस्ट बनाते हैं तो उसके साथ ही काफी ज्यादा हम रिस्क का भी काम कर लेते हैं, शुरू हो लेकिन जाता है। कुछ ऐसे भी रिस्क होंगे कि जो हर आइटरेशन के साथ मुंसलिक होंगे। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए हमें तमाम ये रिस्क टॉलरेंस थ्रेशोल्ड और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स क्वालिटेटिव और फिर क्वांटिटेटिव हर रिस्क का करना पड़ेगा हर बिल्कुल आइटरेशन में बिल्कुल। बेसिकली आपको। ठीक देखिए हो जी, गया, ये मैं एक बात ध्यान में रखिए कि जिस दिन पहला स्टेक होल्डर पैदा हो जाता है, उस दिन से रिस्क का काम शुरू हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स का काम भी वहीं से शुरू होता है और रिस्क का काम भी वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना जी। तो और ये खत्म कब होता है? ये कभी खत्म नहीं होता जब तक प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। बस यही है सर, मेरे तरफ से तो यही क्वेश्चन है कुछ। बिल्कुल जी। रशीद अब्बासी साहब, आपकी तरफ से आपने भी पढ़ा, आप बताइए। आपने भी काफी तफसील से पढ़ा है, तो आपके कोई पॉइंट्स हैं? जी सर। सर खासा कोई ठीक है सर, कोई इतना कोई इसमें कोई मुश्किल वाली चीज तो नहीं है सर, ये सारा मैनेजेबल है। काशिफ का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि वो जो पुरानी प्रेजेंटेशन है उसको जरूर देखें, जरूर देखें, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब जो आपको यहाँ नहीं मिलते, वहां से मिल जाते हैं। तो मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अपने जो गैप्स हैं वो फिल करने के लिए वो पुरानी प्रेजेंटेशन बहुत बहुत जरूरी है। और वैसे आप जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन का मकसद भी यही है कि अगर आपका कोई ऐसा डाउट हो तो मैं उसको फिर स्पेसिफिकली एड्रेस कर दूं। मुझे तो पता है ना कि इसके अंदर क्या है, क्या हिसाब किताब है, तो मैं आपको बता सकता हूँ।
तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई जरा भी कोई शक और शुबा है तो वो आप मेरे सामने रखें इस पूरे मॉड्यूल के हवाले से। जी राशिद साहब, एनीथिंग यू वांट टू से? कहीं किसी एरिया में कोई डिफिकल्टी हुई हो समझने में या कुछ और ऐसी बात हो? नहीं सर, ये ठीक है, ये आसान भी है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आसान है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये मतलब ये रूटीन की चीजें हैं, हम या वो तो कर लिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जी हसीब, आपकी तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं, बस ये है कि मेरे 2 पुराने टेस्ट रह गए हैं, इंशाल्लाह मैं उन पर फोकस करता हूँ, उनको हाँ करने की कोशिश करता हूँ, उनको रिपीट करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। काशिफ चीजें तो आपने? क्लियर ही है, बस हाँ ये यही है कि क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ आएगी कि हाँ जी उनको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या गलत क्या खामियां हैं, तो बिल्कुल। वो थोड़ी बहुत कवर करता हूँ मैं। काशिफ, आपने पिछली क्लास में रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसका एग्जाम ऑन कर दूं। आई एम हाँ सॉरी, जी, हाँ जी। वो एग्जाम अभी तक बना नहीं सका। कोई बात नहीं सर, मैं टाइम तो तो इसलिए थोड़ा सा ही लगेगा। हाँ जी, आप आगे पढ़ना शुरू करें और जो ही एग्जाम जी जी, बनता है मैं आपको बता दूंगा और फिर आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जी मैंने तैमूर वो साहब। इसलिए कहा था जी जी जी। क्योंकि मतलब कि वैसे इधर उधर काफी ज्यादा क्वेश्चंस करता रहता हूँ। हम्म। तो इसके मेरे ख्याल में मेरा अपना आइडिया थोड़ा सा कि जो तीन बेस लाइंस हैं, स्कोप, कॉस्ट और स्केड्यूल, जी और हाँ जी हाँ। प्लस रिस्क और क्वालिटी, मेरे ख्याल में इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो रिस्क बहुत इसलिए मेरे बहुत लिए। ज्यादा। देखिए, एक बात मैंने एक्सप्लेन भी की थी और ये समझने वाली है कि ये जो बेसलाइंस है ना, इन इनके ऊपर ही प्रिडिक्टिव तो इनके ऊपर ही चलता है। यहाँ पर भी इवन एजाइल में भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो प्रिडिक्टिव है वो तो चलता ही इसके ऊपर है। बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं जी ये 3 चीजें जो स्कोप, टाइम और कॉस्ट को आप बेसलाइन करें और फिर जो बेसलाइन कर लिया है, जो बकायदा सिग्नेचर करवा लिए हैं अपने आपने स्पॉन्सर से अप्रूव करा लिया है, उस बेसलाइन पे चलने के आप पाबंद होंगे। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसमें से आप कुछ भी खुद से बदल नहीं सकते, आपकी ताकत बिल्कुल। खत्म हो गई है। अगर आपने कुछ बदलना है या बदलने की जरूरत है किसी भी वजह से, तो वो आपको प्रॉपर चेंज कंट्रोल प्रोसीजर से गुजारना पड़ेगा। अब एजाइल में क्या होता है? एजाइल में तो चेंज कंट्रोल होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे। एजाइल तो एडाप्टिव है और एडाप्टिव जी होने की वजह से वहां चेंज का दरवाजा हमेशा खुला है। मतलब स्टेक होल्डर की मर्जी के मुताबिक या हालात के ऊपर जो भी सूरत हाल है उसके साथ हम फ्लेक्सिबल है। तो जी। वहां पर जब भी जो कोई चेंज आती है हम उसके मुताबिक अपने आप को डालते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि एज फार एज वन आइट्रेशन इज कंसर्न, जब हम उसको शुरू करते हैं तो एसेंशियली वो सब प्रिडिक्टिव वाले ही तरीकाकार उसके अंदर चल रहा होता है। वी हैव टू बिल्कुल ऐसे। डेवलप अ स्केड्यूल, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट। बट हैविंग सेड दैट, एक मजेदार बात यह है, एजाइल कहती है कि मेक इट सिंपल स्टूपिड। जी बिल्कुल। जो चीज जितनी आसानी से की जा सकती है उस तरह करें, बिला वजह की कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं। और मैं बड़े आपको हैरत होगी, गैन चार्ट का हम इतना ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं और बात है कि गैन चार्ट के बगैर प्रोजेक्ट नहीं होता। वो एजाइल कहता है कि दफा करो गैन चार्ट को भी। आप अपना जो क्या कहते हैं बोर्ड है, इंफॉर्मेशन। वो जो कैनवैन बोर्ड है, हाँ उसके जी। ऊपर आपकी सारी प्रोग्रेस जा रही है। एवरीथिंग इज देयर। ठीक कैनवैन है। बोर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सारा गैन चार्ट। कहता है टू गैन, डू डूइंग डन। हाँ वो उस प्रॉब्लम में जाए ना, आप सीधा सीधा लिखें क्या क्या करना था, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, खुद ब खुद वो चीजें बनती जाएंगी और आप उसमें से गुजरते जाएंगे और एक एक आइट्रेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं। एक आइट्रेशन खत्म हुई, अगले का बोर्ड आ जाएगा, दोबारा ये रब हो जाएगा, दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मकसद है इवन यू डोंट नीड टू डेवलप अ गैंट चार्ट, मगर अगर बिल्कुल। आप ये समझते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की जरूरत है तो जरूर बनाएं, मैं मना नहीं कर रहा। हम्म, लेकिन वो ये कहता है कि जो काम जितनी आसानी से हो सके, ज्यादा प्रिसीजन में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कहें कि ये इतने 0.003 एक्यूरेसी तक जाना है, क्या फायदा भाई? जो काम मतलब मिसाल के तौर पर रिस्क के अंदर हम ये कहते हैं
कि आप ये बताएं ये रिस्क कितना बड़ा है। अब मैं उसको अगर जी नापने और तोलने लग जाऊं और महीना उसके ऊपर रिसर्च करता रहूं, वो बेकार वक्त जाया कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे तो एक अंदाजा चाहिए। अगर मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि यार काफी बड़ा रिस्क है और काफी बड़े के स्केल को मैंने अंदाजा लगाया हुआ है कि 1,20,000 से ऊपर जो रिस्क होगा, रुपए से ऊपर का जो रिस्क होगा, वो काफी बड़ा होगा। अगर मैं ये कह दूं ठीक कि है काफी बड़ा है और इस कैटेगरी में आता है, तो मेरा काम तो हो गया। मैं तो अपनी जो रिस्क रिस्पॉन्स की स्ट्रेटेजी उसके मुताबिक डेवलप कर सकता हूँ। तो ज्यादा प्रोसीजर में जाने की और वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। ये है जी अजय। ठीक हो गया थैंक यू मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, तैमूर साहब, आप बिल्कुल आज नहीं बोले और मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं। जी सर। नहीं जी सर, आवाज नहीं आई आपकी। बस मैं सुन रहा था बाकियों को बोलते। जी जी, तो आप ये है कंप्लीट। कि जी जी अभी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, जी आवाज आ रही है अभी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज आप। तो बस ये जो दूसरा ये थी जो ये पढ़ लिया है उसको, वो आगे रिस्क और वो सारी चीजें तकरीबन वो अच्छा, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो कहीं ठीक है, उसमें कोई ऐसी खास चीज है नहीं, तो मतलब कोई दिक्कत तो डाउट नहीं ऐसा हुई है किसी नहीं। चीज में? लेकिन आज नहीं, उसमें तो नहीं, लेकिन जो अभी जो अर्लियर डिस्कशन हुई है उसमें थोड़ी फिर परेशानी बढ़ गई है कि वो नहीं नहीं पहले तो बताइए ये था कि ये वाली किताब अगर पूरी सर ये जी। ये किताब अगर ऐसे, पूरी पढ़ लें तो सर देखें ये बात कवर ये। हो जाएगा। लेकिन अभी आज ये डिस्कशन हुई कि नहीं, इस जी जी किताब जी से भी काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल सर, आपको टू योर हार्ट्स कंटेंट तसल्ली होनी चाहिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आ गया। इट इज जस्ट नॉट कि जी मैंने प्रोजेक्ट ये किताब पढ़ ली है, काफी नहीं है। ये जो जी करिकुलम है, ये देखें, आप चले जाए ना एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन के ऊपर, उसमें वो जो जो बातें कहता है, क्या वो उसमें आपको महारत हो गई है? उसके लिए आपको शायद सिक्स एडिशन को भी कंसल्ट करना पड़े, सेवंथ को भी करना पड़े, हो सकता है किसी और किताब को, इंटरनेट को। मतलब जब तक आपके दिल की तसल्ली ना हो जाए कि मैं एक एक आइटम जो टास्क में दिया हुआ है एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन का, उसमें मुझे मलका हासिल हो गया है, अब मैं कहीं से भी मुझे सवाल दे दो मैं पकड़ सकता हूँ। देखिए, ये समझिए कि पीएमपी बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई वो टेस्ट पेपर नहीं है जी कि ये बस ये पेपर आपको बता दिया और आप जाके एग्जाम में पास हो जाएंगे। दिस इज अ प्रोफेशनल एंड सीरियस एग्जाम, और इसमें लुढ़कने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रट्टे से काम नहीं चलता। अच्छा, मैं डरा नहीं रहा, एट द सेम ये बुक अगर में। इसको अच्छे तरीके से जी ये जी जो जी है बिल्कुल। मैं साथ आपको ये ये भी, जो बुक है, वो जो स्टूडेंट मैनुअल है, स्टूडेंट मैनुअल आपके लिए गाइड है सर। स्टूडेंट मैनुअल में सब कुछ नहीं दिया हुआ। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता और आप कहना चाहते यार ये कैसे हुआ, रिस्क ठीक आइडेंटिफाई कैसे हुआ, तो बिल्कुल काशिफ ठीक बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कैसे हुआ, वो सिक्स एडिशन में जाके देखा, ओ ये पूरा तरीका कार है। या फॉर दैट मैटर, बहुत से ऑथर्स ने किताबें लिखी हैं खाली रिस्क के ऊपर। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सारी किताबें पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ये पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूं कि मैंने जब पीएमपी किया था, तो बिफोर इवन स्टार्टिंग माय प्रिपरेशंस, I I read out 40 different books on project management. मेरी रीजन कुछ और थी। जिस वक्त मैं कर रहा था, उस वक्त ना तो कोई ट्रेनिंग देने वाला था पाकिस्तान में, ना कोई गाइड करने वाला था। आई वॉज अ फर्स्ट पर्सन, और मुझे कोई नहीं पता चल रहा था मैं क्या करूं। मुझे इंजीनियरिंग किए हुए भी कोई 20 साल हो चुके थे, और जो इंजीनियरिंग में चीजें हमने पढ़ी थी जो कि बहुत ही गैर महसूस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, ना होने के बराबर पढ़ाई जाती है। और जो लोग इंजीनियर्स हैं वो मेरी बात को एग्री करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट तो है ही नहीं। और उसके बाद मैंने फिर कंप्यूटर साइंस किया और एमबीए किया, बाकी चीजें की, तो सब जगहों पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने को मिली। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं थी कि यार ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का एग्जाम है, ये मैं इस पे पूरा उतर पाऊंगा कि नहीं। तो आई वांटेड टू लर्न
कि जब मैंने डिग्री की थी उस दिन से लेके आज तक क्या क्या चीजें तब्दील हो गई हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि मैंने उस जमाने में जो किताब पढ़ी थी जब मैं डिग्री कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, वो किताब मेरी पहली किताब थी। उसके बाद उससे लेके आज तक जितनी किताबें, की बुक्स जो हैं जो इस फील्ड में लिखी गई, मैंने वो चुन के 40 किताबें चुनी और मैंने उस सिरे से पढ़नी शुरू की और इस सिरे तक सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद मैं पीएमबीओके के ऊपर आया और तब मुझे पीएमबीओके सही मानी में समझ आई। मसला ये है ना जी कि आप बीच में गैप है, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग तो एक हद तक खुशकिस्मत हैं कि आपको कोई ना कोई गाइड करने के लिए बैठा हुआ है। somebody is telling you कि नहीं यहाँ ऐसे नहीं ऐसे, एक्सप्लेन कर रहा है एक एक चीज। मेरी सिचुएशन में ऐसा नहीं था। तो मैं ये कतन आपको नहीं कह रहा कि आप 40 किताबें पढ़ें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां जरूरत है वहां अपने नॉलेज के गैप को पुर करने के लिए कोई किताब पढ़नी पड़ती है, इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है। वट एवर यू नीड टू डू इन योर पावर यू मस्ट डू इट, लेकिन डोंट लीव एनीथिंग टू चांस कि ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, कुछ भी आ जाएगा। आप अच्छे जबरदस्त प्रोजेक्ट मैनेजर हो। देखें, यू हैव टू बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर टू बी अ पीएमपी। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, अगर आपका काबू में नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप जरूर कहीं ना कहीं टक्कर मारेंगे, गलत काम करेंगे, जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं। जो प्रोजेक्ट्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, भले हम समझते हो कि हम बड़े कामयाब हैं, लेकिन दरअसल उसके अंदर बहुत सी बैड प्रैक्टिसेस शामिल हैं, वो हमें ले डूबती हैं आखिर में आके। आई होप मैं कुछ आपको ज्यादा परेशान नहीं कर दिया। तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर कर दिया। सर वो थोड़ा बहुत करना फर्ज बनता है। उसकी वजह यह है कि आप अगर वो स्वीट कॉर्नर में चले जाएं और बिल्कुल ही कंफर्ट जोन में चले जाएं, तो ये एग्जाम नहीं पास होगा सर जी, ये फिर धक्का खा के आ जाएंगे। मैंने शायद आप लोगों को बताया था, मेरे अपने कमांडिंग ऑफिसर थे और वो जनाब बहुत ही मतलब आला मतलब तालीम याफ्ता भी और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और सब कुछ था, वेरी इंटेलिजेंट, और उनकी जिसे कहते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी थी, शायद मैंने जिक्र किया था पहले भी। आप यकीन कीजिए, आफ्टर रिटायरमेंट वो मेरे पास आए कि जी मैंने कहीं से सुना था कि पीएमपी का कोई एग्जाम है, तो मैंने फलाने से पढ़ा और मैंने एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे फेल हो गया। और मजे की बात यह कि वो एक दफा नहीं 3 दफा अटेम्प्ट किया और तीनों दफा फेल हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये क्या हुआ। ये मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। ये हुआ कि आप अपने तजर्बे के ऊपर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो मैंने किया है वही दुरुस्त था। किताब ने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, लेकिन उसको दिल में नहीं बिठाया, उसको अडॉप्ट नहीं किया। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आपने सीधा अपना एक्सपीरियंस ठोक दिया उसके ऊपर, जो कि मैं यही बात आपको पॉइंट आउट कर रहा था, जो कि अक्सर जगहों पे गलत है। अक्सर जगहों पे हम बैड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। ये तो पूछ रहा है गुड प्रैक्टिसेस, तो गुड प्रैक्टिसेस तो हमें पता ही नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जब तक आप एटलीस्ट गुड प्रैक्टिसेस हर एरिया में अडॉप्ट नहीं कर लेते, आपके लिए शायद मुश्किल होगा पीएमपी का एग्जाम पास करना। बस इस हद तक समझ लीजिए। जी, एनीथिंग एल्स? ये तो सर वही डिस्कशन है ना जो हमने पहले चैप्टर में भी आपने की हुई है, ये वाली एक्सीडेंटल प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो जी 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 इंजीनियर्स जी, और ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और थोड़ा सा मतलब कि ये मतलब मैंने थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, मैंने एक क्रिटिकल चेन मेथड के बारे में पढ़ा था, तो वो ओहो, करना था, लेकिन वो लेकिन ऑफ द टॉपिक है, अगर आप डिस्कस करना नहीं चाहें नहीं, तो, मैं क्योंकि उसमें बिल्कुल, फीडिंग तरह की चीजें। बड़ा मजेदार टॉपिक है, लेकिन उसके लिए क्या बाकी लोग जो है वो क्रिटिकल पाथ मेथड को समझ चुके हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में मतलब क्विज वगैरह सामने निकल, लेकिन पूछ लेते हैं बाकी से। क्यों सर, क्रिटिकल पाथ जी मेथड सर, में किसी को कुछ काफी शक तो नहीं है? काफी हद तक समझ आ गया। ओके,
मैं क्रिटिकल चेन को नहीं सर ठीक है, समझ आ गया। जबरदस्त जबरदस्त। मैं क्रिटिकल चेन को बहुत आसान ब्रीफ लफ्जों में बयान करूंगा। आप इसके बारे में और कहीं से पढ़ भी सकते हैं, और मैं आप चाहेंगे तो मैं आपको बहुत सा मटेरियल दे भी सकता हूं। देखिए, क्रिटिकल चेन का जो बुनियादी असूल है वो आप सबको पता होगा। वो ये कहता है, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। बस यही असूल है जी इसका। एक चेन जहां से कमजोर है वहीं से टूटेगी। जब उस पर जोर पड़ेगा तो जो सबसे कमजोर लिंक है वो खिंचाव से टूट जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 में से 99 लिंक तो बड़े स्ट्रांग हैं, तो एक लिंक से क्या फर्क पड़ता है। ये हमारी अमूमी सोच ये होती है। तो चेन वहीं से टूटती है जहां वीक होता है लिंक। अच्छा खैर, ये एक अलग डिस्कशन है, बहुत लंबी डिस्कशन है क्रिटिकल चेन की। अदरवाइज जो इसको हम कहते हैं, क्या मेरे जहन से निकल गया, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है कि एक जो चीज जो 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 चेन की स्ट्रेंथ जो है वो उसके एक लिंक से जाहिर होती है, वीकेस्ट लिंक से जाहिर होती है। इसकी को जब वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं तो वो क्रिटिकल चेन मेथड बन जाता है। अब मेथड तो बाद में बताता हूं, लेकिन क्रिटिकल चेन में आप मुझे ये बताइए कि अभी हम बहुत सी डिस्कशन करते रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा क्या चीज क्रिटिकल होती है जिसमें सभी कुछ बंधा हुआ है। जरा थोड़ा सा अभी पिछली डिस्कशन जो अभी मैं काशिफ के साथ कर रहा था उस पे आ जाइए। कितने सारे नॉलेज एरियाज हैं हमारे, ठीक है ना, HR भी है और प्रोक्योरमेंट भी है और ये भी है और वो भी है, मगर हमारा फोकस किन एरियाज पे है। हम 3 चीजों की बेसलाइन बनाते हैं, स्कोप की, बेसलाइन टाइम की और कॉस्ट की। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझनी है। स्कोप तो है काम समझ कर बुनियाद स्टैब्लिश की कि अच्छा ये काम करना है, इसको करने में अब एस्टिमेशंस आ जाती हैं, कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड व्हेन यू स्टार्ट ये सब चीजों को जब आप बाइंड करते हैं तो वो दरअसल आपके गैन चार्ट की सूरत में वो चीज सामने आती है जहां पे आपका क्रिटिकल पाथ भी बनता है। क्रिटिकल पाथ क्या कहता है कि क्रिटिकल पाथ is the minimum time required to complete the project। मतलब इससे जल्दी ये प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम दैट डज नॉट मीन कि ये अगर 40 दिन का क्रिटिकल पाथ है तो कोई चेन ऑफ इवेंट्स विद इन these 40 days cannot finish earlier than 40 days। So there are many paths within the project जिनमें ये सबसे लंबा पाथ है। क्रिटिकल पाथ amongst the available paths is the longest path, but this represents the minimum time required to complete the project। अगर आपने इससे कम टाइम में प्रोजेक्ट करना है तो आपको फिर अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, अपना कोई तरीका बदलना पड़ेगा, कोई असूल बदलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं क्रिटिकल चेन से लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कि सबसे सेंसिटिव चीज किसी भी प्रोजेक्ट में उसकी ड्यूरेशन है, क्योंकि टाइम भी इसी से बंधा हुआ है, कॉस्ट भी इसी से बंधी हुई है, स्कोप भी इसी से बंधा हुआ है, और बना हुआ क्या है, गैन चार्ट। तो सबसे बड़ा प्रेशर किसी भी प्रोजेक्ट पे यही होता है कि इसको वक्त पे कंप्लीट करना। अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि आपके पास तो बहुत से पाथ हैं, 4-5 पाथ होंगे अपने प्रोजेक्ट में। जो तो नॉन क्रिटिकल पाथ हैं उनमें तो मार्जिन है ना फ्लोट की सूरत में। वो जो मार्जिन है वो पाथ उस मार्जिन को इस्तेमाल कर सकता है। एक पाथ है जिसके अंदर 4 दिन की गुंजाइश है, तो वो उस काम को करने में, मतलब वो 36 दिनों में वो काम हो जाएंगे।
4 दिन की गुंजाइश है, इसका मतलब है उसको 36 दिनों में अगर वो काम मुकम्मल ना हो सके तो उसे 4 दिन तक लेट होने की इजाजत है, किसी से पूछे बगैर। वो एक्टिविटीज 4 दिन तक ओवरऑल डिले हो सकती हैं, मतलब वो पाथ जो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और मतलब ये एक तरह से ये सेफ्टी नेट भी है कि वो जो नॉन क्रिटिकल पाथ्स हैं उनके पास तो कोई गुंजाइश है, एक सेफ्टी नेट है, अगर लेट हो भी गए तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये बात समझें कि जो क्रिटिकल पाथ है वो एक ऐसी चीज है जिसमें एक मोमेंट की भी एक्स्ट्रा गुंजाइश नहीं है। कोई बताएगा कि अगर मैंने क्रिटिकल पाथ को डिले कर दिया तो क्या होगा? अगर किसी वजह से मेरा क्रिटिकल पाथ डिले हो जाता है तो क्या होगा? आपके प्रोजेक्ट की सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? चेंज कंट्रोल इनिशिएट करना पड़ेगा। नहीं, वो तो ठीक है, करना तो पड़ेगा। प्रोजेक्ट की फर्क क्या पड़ेगा? प्रोजेक्ट ओवरऑल डिले हो जाएगा ना सर? जी, प्रोजेक्ट ओवरऑल डिले हो जाएगा। डिले हो जाएगा। कैन यू अफोर्ड इट? एंड दैट आई एम सेइंग कि कोई एक भी क्रिटिकल एक्टिविटी अगर 1 मिनट भी लेट होती है, 1 दिन भी लेट होती है, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट तबाह बर्बाद। वो तो फिर दुरुस्तगी करने के लिए तो चेंज रिक्वेस्ट आप करें, लेकिन मसला ये है कि ऐसा वक्त ही क्यों आए? बाकी जितने पाथ हैं उनके पास तो अपने आप के बचाव के लिए कुछ गुंजाइशें मौजूद हैं, इसके पास नहीं है। इसको कैसे बचाएंगे? ये आपका वीकेस्ट लिंक है। क्रिटिकल पाथ इज योर वीकेस्ट लिंक। सोच सकते हैं आप कि हाउ कैन यू safeguard the critical path? Critical path is your weakest link. अगर आपने इसको सेफ गार्ड करने का तरीका बना लिया तो आपने क्रिटिकल चेन बना ली। सोचें जरा कि आप इसको कैसे बचाएंगे। बाकियों के पास तो गुंजाइश है, क्रिटिकल पाथ के पास 1 दिन की भी गुंजाइश नहीं है। मैं इसमें गुंजाइश कैसे पैदा करूं? मैंने सवाल और आसान कर दिया आपके लिए। मैं इस 40 दिन का जो क्रिटिकल पाथ है इसमें कहां से गुंजाइश पैदा करूं? कहां से मैं इसके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर बनाऊं कि जिसमें इसके लेट होने के चांसेस खत्म हो जाए? क्या जी? व्हाट एन इंटेलिजेंट गेस। दस परसेंट का मार्जिन हर एक्टिविटी में दे दें। वो तो रिजर्व हो गया। और अगर आप 10% का मार्जिन देते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट 40 दिन का है, इसका मतलब है कि आप बगैर किसी वजह के 4 दिन प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में बढ़ा रहे हैं। ये तो आपकी चेन टूट गई। मैंने कहा नहीं, बचाना है, यानी उसको स्कोप में डाल देना, टाइम में ही डाल दें उसको। नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम में अगर देखें, जहां तक रिस्क का ताल्लुक है वो एक अलग चीज है, मैं अभी उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा। ये रिजर्व वगैरह हम वहां रखते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि चलें जो भी कोई रिजर्व रखने हैं वो आप रखेंगे, लेकिन 40 दिन तो मेरे प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट हुई थी। इसके अंदर मजीद दिन डालने से तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। 4 दिन आप डिले क्यों करना चाह रहे हैं? कोई और तरीका नहीं है सर, कि काम भी 40 दिन में हो जाए और डिले होने की भी ना डिले होने की गारंटी हो? ड्यूरेशन कम सर करने फिर को आपको टाइम क्या करना पड़ेगा? सर जो वर्किंग ड्यूरेशन जी जी, है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेस से अगर आप एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ओके, 2 शिफ्टें करनी पड़ेंगी। राइट। लेकिन ये सब आप काम बता रहे हैं बाद में करने पड़ेंगे। मैं मैंने पूछ कहा रहा हूं सर कि ड्यूरेशन बढ़ानी अभी। पड़ेगी ना, या तो ओवर टाइम देके आप उसको। सर मैं कह रहा हूं प्लानिंग के वक्त मैं क्या करूं? देखिए, ड्यूरेशन बढ़ाने तो लाइन क्रॉस हो जाएगी ना, ये तो रेमेडी है जब कुछ नहीं हो सकता। ये तो आपकी रेमेडी है ना, ये तो बाद में देखेंगे। मुझे ये बताइए कि ड्यूरिंग प्लानिंग व्हाट कैन आई बिल्ड इनटू माय प्लान which will protect my plan that this project definitely gets done in 40 days and no more.
सर फिर वो एक्टिविटीज के दौरान जो बफर जोन रखते हैं उस तरह का कोई अरेंजमेंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही। बफर का मतलब बता दीजिए, जी आप बफर किसे कहते हैं? क्या अक्सर लोग फ्लोट और बफर को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। क्या आप ये तो नहीं समझते? किसके दरमियान बफर और बफर और फ्लोट। नहीं सर, बफर तो इन बिल्ट उसके अंदर जो है ना टाइम की जो गुंजाइश है ये किसी भी एक्टिविटी के अंदर, टाइम की वो तो बफर में कैसे लोड। होगी? इस पे बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन इसको साबित करते हैं। लेट अस प्रूव इट। यार इनबिल्ट कौन सी होती है गुंजाइश? ये कहां से इनबिल्ट होगी? सोचें जरा कि एक मिसाल के तौर पर 40 दिन का पा था, उसके अंदर एक एक्टिविटी है 3 दिन की। 3 दिन की एक्टिविटी में मैं वो गुंजाइश कहां से निकालूं? ओके, यहां पे while you are thinking, I will give you 2 theories. एक थ्योरी का नाम है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन ये कहता था कि एक काम को करने के लिए जितना भी टाइम दे दिया जाए, वो काम उस टाइम में खत्म नहीं हो सकता। मैं इसको एक और तरह से बोलता हूं। क्योंकि लोग जो हैं वो आखिरी मोमेंट पे ही सारे काम करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। वो कहता है जी जैसे वर्क। ऑफिस आते हैं और उनको पता है 5 काम करने हैं तो वो हाँ, आखिरी घंटे ही करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इसको ये एक और थ्योरी है, ये मैं दूसरी बताता हूँ। लेकिन ये जो है, ये पहली वाली पार्किंसन लॉ, वो कहते हैं वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। मैं कहता हूं कि ये काम को 3 दिन में करना है। वो काम अगर 1 मिनट का भी होगा, तो जब उसको 3 दिन मिल जाएंगे, तो वो हवा की तरह फूल के 3 दिन का बन जाएगा। अब आप अगले दिन उसे कहें कि यार ये काम जल्दी नहीं हो सकता, नहीं जी 3 दिन से पहले तो मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड योर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। आपने अपना कंफर्ट लेवल वो बना लिया है, इस काम को तो 3 दिन में करना है। अब अगर कोई आपको तलवार भी लेके आ जाए, तो आप कहते हैं नहीं जी ये तो नामुमकिन है, जबकि दरअसल वो काम शायद जल्दी हो सकता था, 1 दिन में हो सकता था, 1 घंटे में हो सकता था। लेकिन जब एक दफा वर्क एक्सपैंड हो जाता है, तो वो अवेलेबल टाइम के अंदर फैल जाता है। जितना भी टाइम उसे दे दिया जाए, उसमें फैल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो जो आप बात कर रहे थे ऐसी, वो 100% अप्लाई नहीं करती। इसका मतलब है काम बराबर बटा हुआ है। 3 दिन में ये काम बराबर बटा हुआ है। मतलब थ्योरी सिर्फ ये कहती है इससे कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा बंदा जिसने काम करना है, वो कहेगा नहीं हो सकता सर। एक तो ये बात ज़हन में आ गई कि वर्क एक्सपैंड टू फिल द टाइम अवेलेबल। दूसरी थ्योरी है, उसे कहते हैं स्टूडेंट सिंड्रोम। स्टूडेंट सिंड्रोम। स्टूडेंट सिंड्रोम वो वाली बात है जो हसीब ने कही है। एक स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी के लिए आप 6 महीने दे दें, पढ़ेगा आखिरी रात ही। 6 महीने नचता टपता रहेगा, पिकनिकें मनाएगा, यारियां करेगा। जूं जूं वक्त करीब आता जाएगा, तो उसका थोड़ा थोड़ा अलार्म बजता जाएगा, लेकिन तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू कर दे। लेकिन जो 90% ऑफ द स्टफ है, उसने आखिरी रात ही आके पढ़ना है। एग्जैक्टली दिस इज ह्यूमन नेचर। वही एक तो हमने कहा कि वर्क स्पैन टू फिल द टाइम अवेलेबल, और इवन वो इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ था। अभी जब उस बंदे को पता है यार ये काम 1 दिन का था और मुझे तो 3 दिन मिले हुए हैं, वो कहता है काम तो 1 ही दिन का था ना, अगर मैं 2 दिन आराम कर लूं फिर भी काम हो जाएगा। राइट? 2 दिन आराम कर लेता है वो। उसके बाद जब वो काम शुरू करता है, क्योंकि काम तो फैल गया था 3 दिन में, वो 1 दिन के हिसाब से तो प्लान ही नहीं हुआ हुआ था। अब वो 1/3 काम कर पाएगा। अब वो 1/3 काम जब करने की को जोर लगाएगा, तो क्वालिटी सेक्रीफाइस होगी या कुछ ना कुछ होगा, और जो कुछ भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। मतलब वो 1 दिन में
वो पूरा काम मुकम्मल नहीं कर पाएगा। आखिर में या तो कुछ बच जाएगा या काम इतना गंदा होगा या उसके अंदर, मतलब हम अमूमन इस बात को माइंड नहीं करते, हम कहते हैं, काम तो हो गया है ना। अब आपने एक दीवार या छत डालनी थी, सीमेंट तो पोर हो गया है, अब उसके अंदर हमने क्या गंद घोला है ये कौन देखेगा और क्या जरूरत है, फॉरगेट अबाउट इट। ये अप्रोच है मिट्टी पाव वाली, ये गलत है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो काम जिसको सही समझ के क्लोज कर रहे हैं उसके अंदर ये थ्योरी अप्लाई हो रही होती है और आप उसका बेड़ागर कर चुके होते हैं। तो मैंने कहा था ना, बैड प्रैक्टिसेस गुड प्रैक्टिसेस वाली बात, तो हम तो बैड प्रैक्टिसेस अप्लाई कर गए हैं और हमें पता भी नहीं चला और हम उसको खुश हो रहे हैं कि हमने तो बड़ा टाइम के ऊपर काम पूरा कर लिया। एनीवेज, कीपिंग दीज टू थ्योरीज इन माइंड, not at the worker level but at the project manager level, he must he must understand कि हर एक्टिविटी के अंदर एक्स्ट्रा टाइम बिल्ट इन किया गया है और ये जो बिल्ट किया गया है ये रिजर्व नहीं होता। देखें जी, अगर आपने क्या कहा कि इस काम को करने में 1 दिन लगता है और मैं इसमें 10% ऐड कर लूं या 5% ऐड कर लूं, कोई वजह होगी तो आप ऐड करेंगे ना। एक है बिला वजह। अब वो बिला वजह की एग्जांपल ये फौजी हजरात ज्यादा बेहतर समझेंगे। वो फौज में एक होता है जी कि एक हुक्म जब चलता है कि जी सुबह 10 बजे जनाब एक फलानी जगह के ऊपर सबने इकट्ठे होना है, तो जिस बंदे ने वो हुक्म पीछे पास करना है वो कहता है यार मैं 1 घंटा पहले बुला लेता हूँ। वो कहता है जी 9 बजे आपने वहां पहुंचना है। वो बंदा जो वो मैसेज लेके पीछे की तरफ जा रहा है वो उसको 8 कर देता है, 7 कर देता है और करते करते जो एक्चुअली जिन लोगों ने काम करना है वो पता लगता है रात के 2 बजे उठ के खड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो ये जो चीज है इसमें इसको अप्लाई कीजिए प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजर डज नॉट एक्चुअली नो, मतलब वो स्टैटिस्टिकली कह सकता है ना ये काम 10 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के ऊपर उसने सारे काम खुद तो नहीं किए हुए होते। तो ही हैज टू रिलाई ऑन द पीपल हु हैज टू डू द जॉब, ही हैज टू आस्क देम, और उसके बाद वो अपना रैशनल भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन ही हैज टू आस्क देम। अच्छा, अब जब उससे पूछा जाता है इसी तरह जब वो कहेगा कि अच्छा ये एक्टिविटी है जरा मुझे पता करके बताओ ये कितनी देर में हो जाएगी, जिस बंदे ने वो काम करना है वो जानता है ये काम 1 दिन में हो सकता है, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बगैर किसी रीजन के, अगर वो कोई रिस्क होता, कोई रिजर्व होता तो अलग बात थी, उसकी रीजन है, वो बगैर किसी रीजन के उसको कहता है कि 2 दिन में कर, मैं 2 दिन बोल देता हूं। ये जो 1 दिन इसने एक्स्ट्रा मांगा है ये रिजर्व नहीं है, ये फ्लोट भी नहीं है, ये बफर भी नहीं है, ये कहलाता है पैड। उसने पैडिंग कर दी, 1 दिन का काम 2 दिन का बता दिया। अच्छा, उसने उसके सुपरवाइजर ने जब आगे बताना था उसने कहा यार ये बंदा हमेशा लेट कर देता है, मैं ऐसे करता हूं 3 दिन बताता हूं आगे। इस तरह करते करते जब वो काम जिस बंदे ने एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर ने वो टाइम लगाना था उस तक पहुंचा तो हो सकता है वो 10 दिन बन चुके। 1 दिन का काम 10 दिन, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज, ये वो हकायक हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। मतलब मैं आपको लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज का प्रोजेक्ट था उसकी एग्जांपल दूं। वो प्रोजेक्ट 10 गुना ज्यादा कॉस्ट लगने के बावजूद कंप्लीट नहीं हो पाया और 7 गुना ज्यादा टाइम गुजरने के बावजूद कंप्लीट नहीं हो पाया। टाइम भी ओवरशूट, कॉस्ट भी ओवरशूट, और कोई ऐसी वैसी नहीं 10% 20%, 10 गुना, 7 गुना। अंदाजा करें जरा आप, कॉस्ट 10 गुना। तो अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये वो स्केल्स हैं जहां तक चीजें डिले होती हैं या ओवरशूट करती हैं, कॉस्ट बढ़ती हैं या वट। खैर अभी वो कॉस्ट वाला तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त यहाँ पे डिस्कस करना, लेकिन ये बात तो हमें पता चल गई कि पैडिंग होती है। और मैं ये भी बताता चलूं कि पैडिंग इज क्रिमिनल, पैडिंग इज नॉट अलाउड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
जो बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे अपने शोबे के भी और बाकी और भी मुल्कों में मेरा इंटरेक्शन हुआ है और मेरी लोगों से यही झगड़ा रहता है, वो लोग हम जो करते हैं ना एक हरकत के लेसर इवल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं जी छोड़ो परे, ये तो होता ही है ना, हमारे सिस्टम में ये होता है, पैडिंग तो इसके बगैर कैसे होगा प्रोजेक्ट। मैं हैरान होता हूँ, मतलब अमेरिका में लोग हैं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर से मेरी बहस हुई है और जगहों पर है, खासतौर पे एक इजिप्शियन बंदा है, उसके साथ तो मेरा बहुत ही झगड़ा रहता है इस बात के ऊपर। वो मतलब ही इज अ वेरी बड़ा नाम है इजिप्ट का, लेकिन उसके साथ मेरा झगड़ा ये कहता है पैडिंग तो होगी। मैं कहा गलत कहते हो, पैडिंग जब देखें एक जुर्म है, आप कहें जी मैं जुर्म कर लूंगा कोई बात नहीं, भाई आप जुर्म कर रहे हो, अलाउड नहीं है। अगर कोई कर रहा है और नहीं पकड़ा जा रहा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये जुर्म है और आप किए जा रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कि पैडिंग इज नॉट अलाउड। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, हमें इस बात का भी पता है कि लोग पैडिंग कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ और उसका असर ऊपर की तरफ आ रहा है, और मैं सारी पैडिंग नहीं पकड़ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्यूरेशंस मेरे पास पहुंचती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पहुंचती हैं, उनके अंदर आप माने या ना माने, दैट इज अ पॉइंट जो कि सारी दुनिया में जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि पैडिंग को एक्सेप्ट कर लो, आप माने या ना माने उसमें पैडिंग हुई होती है। यहां तक मेरी बात कुछ समझ आई आपको कि जो एस्टिमेट्स आप तक पहुंचे हैं वो बेशक आपने कितना ही जबरदस्त कंट्रोल क्यों ना एक्सरसाइज किया हो, दे आर पैडेड, वो पैडेड होते हैं। फिर तो सर हम सारे कोर्स में यही पढ़ते आ रहे हैं कि बॉटम अप एस्टिमेशन सबसे एक्यूरेट है, फिर तो एक्यूरेट ये तो उसको है, कॉन्फिगर। एक्यूरेट तो है, लेकिन साथ पैडिंग का रूल भी लगाए ना, पैडिंग इज नॉट अलाउड। अच्छा ठीक। अगर आप पैडिंग को अलाउ कर रहे हैं तो गड़बड़ है। और चूंकि तकरीबन सभी प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ गैर मरई तरीके के साथ होती है, एक तो है ना कि आपने वैसे ही खुला खाता रख दिया कि जी जो मर्जी करो, लेकिन अगर आपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रखा हुआ है उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ होती है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब ये मेरी सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था, यू डोंट हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर बफर्स टू प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल पाथ, क्योंकि इस वक्त आपका वीकेस्ट लिंक क्रिटिकल पाथ है। टू प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल पाथ यू हैव टू प्रोवाइड अ बफर ऑफ फ्यू डेज which will not come in addition to 40 days, but it will come out of the critical path। 40 दिन की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा कि तुम्हारे पास 10 दिन है, तुम्हें 10 दिन नहीं मिलेंगे, तुम्हें 9 दिन मिलेंगे या 8 दिन मिलेंगे। उन पर टैक्स लगा के उनसे वो वक्त जब्त कर लिया जाएगा और उसे बफर में डाल दिया जाएगा। ये जरा मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, इट्स नॉट रियली कॉल्ड टैक्स, कोई किताब ये नहीं कहती कि ये कोई टैक्स है, लेकिन एनीवेज मैं आपको समझाने के लिए ये समझता हूं कि ये बेहतरीन तरीका है समझाने का कि जैसे आपका इनकम के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लेती है, इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं नीचे से उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, और वो टैक्स लगाकर, मैं सिर्फ क्रिटिकल पाथ की अभी बात कर रहा हूं, मैं बाकी पाथ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, और उनमें से एक एक दो दो दिन जो बचे उनको आखिर में एक डब्बा बना के वहां रख दिया। मतलब समझ लीजिए कि आपका गैन चार्ट बना था, उसमें क्रिटिकल पाथ था एक्टिविटी ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई की ड्यूरेशन कम कर दी, एक मतलब जो से कि 10 दिन की एक्टिविटी थी वो 9 की हो गई, जो से कि 8 दिन की थी वो 7 दिन की हो गई, वटेवर जितना भी आपने, ये आपका फैसला है कि कितना आपने कट लगाना है। तो एक एक दो दो दिन करके ये जो आपको बचे हैं वो आखिर में आप एक डब्बा बनाएं और उसको कह दें बफर, प्रोजेक्ट बफर, और उसमें से कि 5 दिन आपके पास हैं, आपने 5 दिन वहां पे डाल दिए। नाउ ये जो क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज हैं ये श्रिंक हो गई हैं, और अब ये 40 के बजाय 35 दिन के टारगेट पे चल रही हैं। अच्छा, अब मैंने ये क्यों किया, उनसे वक्त लेके यहां क्यों अपने पास क्यों रख लिया, अपने कंट्रोल में रख लिया, ताकि जो वर्कर है
उसको पता हो कि अब ये टाइम उसके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर मौजूद होता तो वर्क एक्सपैंड टू फिल टाइम अवेलेबल वाली बात हो जाती। अब मैंने जो ये जबरदस्ती की है, इसमें क्या हुआ कि मैंने उसको श्रिंक कर दिया, कंप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से उसका वर्क श्रिंक हो गया। इन द जो भी उसका डब्बा था वो डब्बा छोटा हो गया। अब वो उसके अंदर करने की कोशिश करेगा, अगर ना कर सका तो कहां जाएगा, मेरे ही पास आएगा ना। और अगर मैं समझता हूं कि इसने पूरी कोशिश की है और अभी भी जेन्युइन केस बनता है, इसको कुछ टाइम वापस किया जा सकता है, तो मेरे पास तो बफर में पड़ा हुआ था, मैं पूरा नहीं दूंगा। वैसे तो उसका हक, जो एक दिन उसका मैंने लिया है, वो उसका हक बनता है कि मैं उसको वापस करूं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज उसका कोई हक नहीं बनता। ये अब मेरी स्वाबदीद पे है कि मैं उसे दूं या ना दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं माइजर्स की तरह, कंजूसों की तरह उसको कहूंगा, अच्छा नहीं, तुम एक दिन तो नहीं तुम्हें दे मिल सकता, तुम 2 घंटे में ये काम कंप्लीट करो। वो कहते हैं जी सर अभी भी कंप्लीट नहीं हो, चलो 1 घंटा और ले लो। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो मैंने बफर में इससे एक दिन लेके रखा था, मैं उसको भी पूरा नहीं कंज्यूम होने दूंगा। जब मैं कंज्यूम नहीं होने दूंगा तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले। ठीक है जी। और इस तरह से अगर वो सारे काम कंप्लीट उससे पहले हो जाते हैं, तो मैं तो जो क्रिटिकल पाथ से भी जल्दी काम खत्म कर दूंगा। मतलब ये एक मैजिक पिल है, जो क्रिटिकल चेन मेथड है, ये एक ऐसी मैजिक पिल है कि ना सिर्फ ये अश्योर करती है प्रोजेक्ट इस क्रिटिकल पाथ वाली डेट से लेट नहीं होगा, बल्कि इस बात की पॉसिबिलिटी भी आपके सामने आ जाती है कि शायद हम कुछ जल्दी कर लें, टाइम बच जाएगा। ये तो था प्रोजेक्ट बफर। अभी मैं बहुत लंबी कहानी नहीं करूंगा, लेकिन जो बाकी बाकी पाथ हैं, उनके पास तो फ्लोट अवेलेबल था। व्हाट इफ वो अपना फ्लोट खा के और मुंह खोल के प्रोजेक्ट के मैनेजर के पास आ जाएं कि सर वो तो हमने फ्लोट सारा खा लिया है, अब क्या करें। तो इसका बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है। क्रिटिकल पाथ के लिए जो बफर क्रिएट किया गया है, दैट वाज टेक्स्ट आउट ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटीज ओनली। देयरफॉर no critical no non-critical activity has any right on the critical path। अगर वो लेट होंगे तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी नॉन क्रिटिकल पाथ हैं, वो जो मुद्दत उनको मिली हुई है उसमें काम करने के खुद जिम्मेदार हैं। तो अगर वो नहीं, वो उनसे लेट होने का इम्कान बनता है, तो उनका फर्ज बनता है अपना बफर बनाए, अपने पाथ के एंड पे वो अपना बफर बना लें। तो उन इन ऐसे तमाम बफर्स जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के बने होते हैं, उनको हम कहते हैं फीडिंग बफर, क्योंकि सारे बफर्स ने आकर मिलना तो प्रोजेक्ट जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर ही है। तो जहां से वो क्रिटिकल पाथ में दाखिल हो रहा होता है वो पाथ, उस पॉइंट के ऊपर हम उसका फीडिंग बफर लगा देते हैं। सो देयर कैन बी मोर देन वन फीडिंग बफर, बिकॉज देयर कुड बी मोर देन वन फीडिंग पाथ्स, अदर पाथ्स जो है नॉन क्रिटिकल पाथ्स। तो ये हो जाते हैं आपके फीडिंग बफर्स। और तीसरा एक बफर इसमें होता है रिसोर्स बफर। रिसोर्स बफर का मतलब यह है कि एक रिसोर्स ने एक्टिविटी ए के बाद फारिग हो जाना है और फिर वो कहीं जाके एक्स एक्टिविटी में रिक्वायर्ड है। अब ए और एक्स एक्टिविटी के दरमियान 10 दिन का गैप है। ये जो रिसोर्स है, इसका इन 10 दिनों में कोई काम नहीं। वो कहता है जी मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, वो छुट्टी चला जाता है और वहां लेट हो जाता है। अब मुझे बताइए कि वो मेरी एक्स एक्टिविटी का तो बेड़ा गर्क कर दिया ना इसने। तो रिसोर्सेस के लेट होने से बचाने के लिए हमें रिसोर्स का भी बफर रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि उसको जब छुट्टी दी जाए तो उस पे वो बफर का कट लगा के, नहीं तुम 10 दिन की छुट्टी नहीं जा सकते हो, तुम 8 दिन की छुट्टी जाओ और 2 दिन पहले आके इधर मेरे सामने हाजिरी दोगे एक्स एक्टिविटी के कमांडर के सामने, और एक्स एक्टिविटी तुम्हें कमिट करेगी फिर अपने काम पे। ये अश्योर कर दिया कि ये बंदा लेट ना हो।
या बंदा या चीज, कोई भी चीज जो रिसोर्सेज हैं उनको हम उसके अंदर भी बफर रखा जाता है। तो 3 किस्म के बफर हो गए। एक तो प्रोजेक्ट बफर जो कि क्रिटिकल पाथ पे होता है, एक फीडिंग बफर जो एक से ज्यादा होते हैं और नॉन क्रिटिकल पाथ के ऊपर होते हैं जहां पर वो क्रिटिकल पाथ में एंटर हो रहे हो, और तीसरा आपका रिसोर्स बफर है। ये इसका इसका पाथों से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है एक्टिविटी ए जो है वो ऊपर वाले पाथ में हो, एक्टिविटी एक्स जो है वो नीचे वाले किसी और पाथ में हो, लेकिन ए से जो बंदा निकल के जा रहा है वो एक्स में जा रहा है। तो ये एक डॉटेड लाइन आपको लगानी पड़ेगी ए से एक्स तक, और उसके ऊपर उसका बफर लिखना पड़ेगा। इसको कहेंगे रिसोर्स बफर। इसके ऊपर और बड़ी लंबी डिस्कशन है और मैं आपको डिटेल्स और भी दे दूंगा, लेकिन आई होप कि किसी हद तक आपको ये आइडिया समझ आया होगा इसका क्रिटिकल चेन। हाँ बिल्कुल सर, काफी हद तक क्लियर हो गया डेफिनेटली। थैंक्स। मुझे फीडिंग का दोबारा बता देंगे, फीडिंग बफर में क्या होगा? सर देखिए, एक जो क्रिटिकल क्या कहते हैं बफर है ना, जो अपना प्रोजेक्ट बफर जो है, वो तो क्रिटिकल सही, हाँ। पाथ के एंड पे लगता है ना। क्रिटिकल पाथ में अच्छा, ए बी सी डी ई के बाद और एंड से पहले हम एक डब्बा बना देते हैं, उसके अंदर वो बफर रख देते हैं। ये प्रोजेक्ट बफर है। मगर अच्छा, इस बफर में कंट्रीब्यूशन किसकी है? क्रिटिकल एक्टिविटीज की ना। सही। तो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज की बचत का इंतजाम है। मतलब all the critical activities have contributed something for their protection into the buffer. This buffer is not meant for any other activity. जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनकी मजाल नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट बफर की तरफ हरीसाना निगाहों से देखें, उनको इजाजत ही नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे क्रिटिकल पाथ ने अपना बंदोबस्त खुद किया है, वो भी अपना अपना बंदोबस्त खुद करें और इंश्योर करें कि वो लेट ना होने पाए। ऑल्दो वो एक पाथ है जो कि 36 दिन का है, क्रिटिकल पाथ है 40 दिन का है, 4 दिन का तो उसके पास फ्लोट अवेलेबल है। लेकिन अगर वो ये समझता है कि फ्लोट के अलावा भी उसे प्रोटेक्शन बिल्ड करनी है, बेशक करे, लेकिन अगर वो लेट हो गया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फीडिंग पाथ्स हैं या नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी वाले पाथ हैं, उनके एंड पर फीडिंग बफर्स बनाए जाएं। रूल्स कैन बी डिफरेंट। जो रूल क्रिटिकल अपना प्रोजेक्ट बफर के लिए था, हो सकता है वो रूल आप इधर हो सकता है आपने कहा हो कि 10% हम टैक्स लगाएंगे, वहां पे आप कहेंगे हम 5% लगाएंगे, आपकी मर्जी। लेकिन बेहतर यही होगा कि पूरे प्रोजेक्ट पे एक स्टैंडर्ड आप उसके ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं वो लगाएं। लेकिन एट द सेम टाइम इसको प्लीज रिजर्व से कंफ्यूज नहीं कर। बफर इज नॉट रिजर्व, ना ही पैडिंग का कोई ऑपोजिट होगा? जी। पैडिंग का ऑपोजिट होगा कोई वैसे, कि अगर एक दिन का काम है और आप एक एक्स्ट्रा रिसोर्स लाके उसको आधे दिन में करवा दें? नहीं, देखिए एक्स्ट्रा रिसोर्स आ गया ना। एक्स्ट्रा रिसोर्स तो वही बात, तो वही हो गई, मैन आवर्स तो वही रहे ना। तो उसमें क्या उसको क्या कहेंगे फिर इस एक्टिविटी को? वो तो आप उसको क्या कहते हैं, फास्ट ट्रैक कर रहे हैं ना। इसको फास्ट ट्रैकिंग अच्छा, कहते हैं। फास्ट ट्रैकिंग सही, होते हैं ठीक कि रिसोर्सेज बढ़ा के काम जल्दी करते फास्ट ट्रैकिंग और हैं। क्रैश। सॉरी, वो ये क्रैशिंग है। हाँ, क्रैशिंग, हाँ, ये हाँ, क्रैशिंग है। क्रैशिंग। फास्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज को पैरेलल में करके जल्दी कर, सही, और रिसोर्सेज बढ़ा के जो करना होता है वो क्रैशिंग होती है। सही, हाँ। चले, हाँ, ये मैं क्या सोच रहा था क्या होगा उसका, मेरे जेहन में नहीं आ रहा था। हाँ जी। अब कोई डाउट तो नहीं है जी? तैमूर साहब, रशीद साहब, आर यू ओके विद इट? नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। ठीक है सर, काफी हद तक समझ आ गई। पहले पता था आपको क्रिटिकल चेन का? नाम सुना था सर, लेकिन पहले इतना सर ये क्लियर नहीं बहुत था। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा इधर उधर देखें। मैं प्रैक्टिकली मैंने बहुत लोगों को क्रिटिकल चेन पढ़ाई है, और हम अपना प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो बहुत मजा आता है उसको सॉल्व करने का। एनीवेज, वो अभी चूंकि इस कोर्स में, इस तरह के कोर्सेज में इतना टाइम नहीं होता एक्सरसाइज कराई जाए, वरना
क्रिटिकल पाथ की बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, क्रिटिकल चेन की हैं, और वो करने का मजा आता है। और प्रैक्टिकल सर ये जी जो जी एक स्टेटमेंट थी कि एक्टिविटीज एक्सपेंड टू फिल द टाइम, जी ये अच्छी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी। तो दूसरे वाली जो थी कि वो आखिरी दिन में तैयारी करते हैं, स्टूडेंट सिंड्रोम उसके लिए भी ऐसी कोई स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल। इसकी कोई स्टेटमेंट भी है इस तरह की? जी मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका वो यही है कि काम जो है वो आखिरी दिन तक खिंचता चला जाता है, और बल्क ऑफ द वर्क जो है वो आखिरी रात में ही होता है। वो मैं आप कहीं देख लीजिएगा, अच्छा, स्टूडेंट सिंड्रोम के नाम से अगर सर्च करेंगे ना ठीक तो आपको मिल जाएगी, स्टूडेंट, मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, टाइम हो गया है हमारा। तो अभी ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अगला जो मॉड्यूल है वो अब आप 4th मॉड्यूल पे चले जाएंगे। टेस्ट मैं आपको भिजवा दूंगा 3rd का। 4th मॉड्यूल पढ़ना शुरू करें, और मैं देख लेता हूँ कि कितना है, लेकिन जितना भी आप उसको पढ़ सकते हैं, कम से कम एक दिन का तो सेशन आप जरूर 3 घंटे वाला कवर करके आए अगली क्लास से पहले, और फिर उससे मुताबिक क्वेश्चन पूछ लें। और जो अगर कोई हसीब जैसे आप अगर चाहें तो आप पिछले वाले मैटर में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगली दफा, ठीक है? यानी वो रिफ्रेश ही हो जाएगा लोगों के लिए। रिफ्रेश अगर हो, लोगों के पुराने भी हो, हाँ पुराने भी हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं अगर उनको हाँ फाइंड आउट्स उनको बिल्कुल, याद आ जाए तो हाँ, हाँ एग्जैक्ट, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाए। जी हाँ, तो वो है ना, मैंने सब जस्ट साइकोलॉजी का क्या कहते हैं कोर्स पढ़ा था। जी जी, उसमें बता रहा था वो फ्रॉइड के क्या कहते हैं 2 रूम्स थे। एक रूम में फुल लाइट थी और एक रूम में जो है ना हाफ लाइट थी। हाँ तो उनका काम था कि बल्ब बनाने थे इन्होंने। हाँ तो वो जो पहले रूम वाले थे वो मेरे ख्याल है 1 हफ्ते में 80 बल्ब बनाते थे, और दूसरे वाले जो है वो 40 बल्ब बनाते थे सिर्फ। हाँ उसके बाद जब उनको पता चल गया कि सुपरवाइजर आ गया है, तो हाँ, पता चला कि वो जो पहला रूम था वो जो है 100 बल्ब बनाना शुरू हो गए हैं, और दूसरा वाला जो है वो 80 बल्ब बनाना शुरू हो गया। जबरदस्त जबरदस्त, तो वो कंपटीशन में आ गया ना, उनको पता चल गया कि एक सुपरवाइजर आता है और हाँ हाँ, कुछ देर से चला जाता है। तो वो कह बिल्कुल रहे कि फिर वो फैक्टर जो है ना रोशनी वाला वो खत्म हो जाता है, तो सुपरवाइजर का डंडा होता बिल्कुल। है। ये जो बात आप कर रहे हैं इसका ताल्लुक थ्योरी एक्स से है। थ्योरी एक्स है डंडे की, अच्छा। डंडे वाली थ्योरी, कि जब तक डंडा नहीं सही। चलेगा लोग काम नहीं करेंगे। डॉजर हैं सारे, हाँ कोई काम ही नहीं करना हाँ चाहता। हाँ लेकिन हाँ वही ना। इसके असल में वो सुपरवाइजर बस देखना चाह रहा था कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है, इनको नजर नहीं हाँ आता, लाइट बिल्कुल, कम है तो लाइट की फैसिलिटी लगाई जाए। लेकिन वो सुपरवाइजर के आने से उनको ये लगा कि शायद ये हमें जो है वो देखना चाह रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे, तो हाँ वो काम करना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और एजाइल तो उसका उल्टा है ना। एजाइल तो कहता है कि यानी लोगों को, जहाँ वो आधे बल्ब बनाते थे हाँ वो ऑलमोस्ट जो है उसके करीब पहुंच गए, यानी जो जिनके पास फुल लाइट बिल्कुल थी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत जबरदस्त जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा, मैं ही बोलता रहता हूँ वैसे, लेकिन आप लोगों की भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। आप लोगों ने बातचीत की, बोला करें और क्वेश्चन किया करें, बहुत अच्छा है। मुझे भी क्लियर होता है कि कहाँ जा रहे हैं, को बात समझ आई नहीं आई। क्योंकि जब आप खामोश रहते हैं तो फिर वही बात होती है कि क्लास में सब गर्दन हिला रहे हैं, हम कहते हैं समझ आ ही रहा होगा, जबकि वो किसी को नहीं आ रहा होगा। हाँ जैसे वो पैडिंग का ऑपोजिट मैंने मुझे आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो हाँ आपसे पूछ लूं, तो क्रैचिंग था हाँ वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, नहीं सर, काफी क्लियर हो गया माशाल्लाह, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, थैंक यू, टेक केयर, खुदा जा हाफिज़। रहे हैं हाँ वही ना। चलो ओके, टेक केयर, शुक्रिया जनाब, ओके अल्लाह हाफिज।